हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। सो जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे आज हम लोग जैक बोर्ड का जो मॉडल पेपर है, सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा, प्रारूप कैसा रहेगा, प्रश्न पत्र का कैसे किस यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, मैं एक एक करके आप लोगों को समझाती हूँ। ओके, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि झारखंड बोर्ड के आप लोगों के जो मॉडल पेपर है मैथ्स का, उसका मैंने फर्स्ट और सेकंड सेट जो है वो सॉल्व कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। एंड बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसके भी आप लोगों को के पास वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को निर्देश मिल जाएगा, वो आप लोग खुद पढ़ लेना। यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। सो यहाँ पे देखिए, इकाई 1 इतिहास में आप लोगों को 20 अंक, इकाई 2 में भूगोल होगा जो कि 20 अंक, इकाई 3 में यूनिट 3 नागरिक शास्त्र होगा जो कि है 20 अंक, और यहाँ पे यूनिट 4 जो कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, इसका भी होगा 20 अंक। यानी टोटल आप लोगों का 80 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा और आप लोगों के स्कूल प्रोजेक्ट से 20 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 100 हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यूनिट 1 की बात कर लेते हैं जो कि है हिस्ट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक मिनट। सबसे पहला क्वेश्चन है, काउंट कैमिलो दे काबूर कौन थे। यानी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है अथवा के तौर पर कि कोलोन से आप क्या समझते हैं। एंड सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो है वियना की 1815 की वियना संधि के क्या उद्देश्य। ये भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी जैक बोर्ड में आप लोगों का इतिहास से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 1 मार्क्स और 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी चाहिए, इस सेट का सेकंड सेट आएगा, थर्ड सेट आएगा, आप लोगों को सॉल्यूशन भी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि दीदी नोट्स के साथ एक वीडियो बनाइए ताकि हम लोगों को जो है वो आसानी हो समझने में। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों ने मेकोंग डेल्टा क्षेत्र में नहर बनाने और ज़मीनों को सुखाना शुरू क्यों किया। ये वाले क्वेश्चन जो है आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आप लोगों को सही लगे, क्योंकि सेट में है, मॉडल पेपर में है, तो यानी ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखते हैं क्यों, और पूछे भी जा सकते हैं। बहुत चांसेस होता है जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन रहता है ना, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है वहाँ पे और एक अथवा में क्वेश्चन है, अथवा में कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अब 4 क्वेश्चन जो कि है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। ठीक है, जो कि है 3 मार्क्स के लिए। और एक यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि 19वीं सदी में धनी लंदन वासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने की ज़रूरत का समर्थन क्यों किया। ठीक है, क्यों किया। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों को बता रही हूँ, कुछ भी इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, फिर वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा मुझे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, नोट्स भी अवेलेबल करवा दिया था मैंने आप लोगों को। जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे मैंने आप लोगों को नोट्स भी दे दिए थे, वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि मॉडर्न संस्कृति ने निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। ठीक है, और यहाँ पे अथवा में और एक क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में आए ऐसे कुछ सामाजिक बदलावों की चर्चा करें जिनके बारे में टॉमस हार्डी और चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का तो बुक में है ही। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा वो आप लोगों का मैप से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थान को दर्शाइए। एक तो कोलकाता और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए कोलकाता तो इंडिया में है, तो कोलकाता इंडिया का वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। मैं यहाँ जूम करके बता रही हूँ। तो वेस्ट बंगाल कहाँ है? वेस्ट बंगाल लगभग यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। तो आप लोग ऐसे कुछ करके लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोलकाता उपस्थित है, ठीक है। और ये वाला भाग जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये आप लोगों को मैप में दिखाना है। अब चलिए अब यूनिट 2 की बात करते हैं, यानी भूगोल की बात करते हैं। तो भूगोल में भी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 नंबर और 9 नंबर। यहाँ पे एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आप लोगों को मिलेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है देख लेते हैं कि सरकार निम्नलिखित में कौन सा घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। ऑप्शन में क्या है? अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य। ये है क्वेश्चन, आप लोगों का नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इससे मुझे और एक क्वेश्चन याद आया कि भारत में कितनी मृदाएं पाई जाती है, उसके ऊपर 2-2 टिप्पणी आप लोगों को लिखने के लिए कहा जाता है कि कितनी मृदा पाई जाती है और मृदा कैसी है, क्या है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है जैक बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हमें खनिजों की संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? खनिजों की संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, जो कि है 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए है, यानी आप लोगों को थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा। 3 मार्क्स तो 1-2 सेंटेंस में लिखने से नहीं होगा। तो अगर हम मोटे तौर पर कहें तो हमें खनिजों की संरक्षण क्यों करनी चाहिए? एक तो हमारे ज़रूरत के लिए, दूसरा है आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। अब देखिए सड़क परिवहन के 3 गुण हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि सड़क परिवहन जो है वो पथरीली इलाका हो, पहाड़ी इलाका हो, मैदानी इलाका हो, हर इलाके में हमें सड़क परिवहन के साधन उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी बहुत उसका गुण हमें समझ में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है 5 मार्क्स के लिए, आप लोगों को मार्क्स के ऊपर ध्यान देना है, उसी हिसाब से लिखना है। अगर मान लीजिए 3 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो हम लोगों को ज़्यादातर ज़्यादा 10-12 लाइन लिखना है। अगर मान लीजिए 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो उसमें अगर हम लोग ज़्यादा लिखने जाते हैं तो इससे हमारी टाइम जो है वो ज़्यादा खर्चा होगा, है ना। तो हमें तो मैनेज भी करना है। तो मार्क्स के हिसाब से लिखिएगा आंसर, बहुत इजी रहेगा, आप लोगों का क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपना जल संरक्षण भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है? परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपना कर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखिए। हमें एक निबंध लिखना होता है जिसमें कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, यानी देशों के बीच, 2 देशों 3 देशों के बीच जब व्यापार होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आज के समय में क्या क्या बदलाव देखने को मिला है उसके ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है, ठीक है। ये भी 5 मार्क्स के लिए था, तो अच्छा खासा लिखना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। बांध क्या है, बांध कितने प्रकार का होता है, इसमें आप लोग बहुउद्देशीय प्रणाली के टॉपिक्स भी जोड़ सकते हैं ताकि आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो बहुत विस्तारित तौर पे हो, अच्छा हो, तो आप लोगों को 5 मार्क्स बहुत आसानी से मिल सकता है। बहुउद्देशीय परियोजना के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। भारत के भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भारत में कितने प्रकार की भूमि है, कहाँ क्या भूमि है, उत्तरी मैदान में कैसी भूमि पाई जाती है, बलुई मृदा क्या है, काली मृदा क्या है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भूगोल में, ठीक है। तो
क्या क्वेश्चन था यहाँ पे, भारत के भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत देखने को मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13, 1 1 + 2 यानी मैप पूछा जाएगा। ठीक है, तो जूट उत्पादक क्षेत्र और उत्तर दक्षिणी गलियारा, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने मैप उपस्थित रहेगा। यहाँ पे ये है 1 मार्क्स के लिए और एक एक्चुअली ये 2 मार्क्स के लिए है। 2 क्वेश्चन था ना, जूट उत्पादक क्षेत्र और उत्तर गलियारा, तो यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है। अब यहाँ पे और एक मैप सम्मिलित है। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और क, ख, ग द्वारा प्रदर्शित जगह को पहचान कर नामांकित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को जगह बताई गई है, ये वाला क्षेत्र क्या है, ये वाला क्षेत्र क्या है और ये वाला क्षेत्र क्या है, वो आप लोगों को पहचानना है और आंसर लिखना है। भूगोल का यूनिट खत्म होता है, अब नागरिक शास्त्र की बारी। तो नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, पॉल साइंस जो भी कह सकें आप लोग। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर से 2 है, यानी हिस्ट्री से, भूगोल से और पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। सिविक्स से, नागरिक शास्त्र, इतिहास और भूगोल से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी टोटल हमने अभी 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया है। आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में है, कोष्टक में सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, कोष्टक में देखते हैं। तो डैश की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है औरतों और पुरुषों की। तो ज़्यादातर हम हमारे देश में क्या देखते हैं कि औरतें जो होती हैं वो गृहस्थी चलाने का और बच्चों को संभालने का काम करती हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं औरतें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी का धर्म से मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर डैश से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं। तो सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं, ये नैतिक मूल्यों से आता है, नैतिक मूल्यों से आता है। उनका नैतिक था, अहिंसा नैतिक मूल्य था। वो चाहते थे कि सभी धर्म एक साथ मिलजुल कर रहे, गांधी जी का, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है 3 मार्क्स के लिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामाजिक विभाजन जो है वो अधिकांश जन्म पर आधारित होता है, व्याख्या करें। क्यों होता है, कैसे होता है, हमें वो व्याख्या करना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 5 मार्क्स के लिए, बताइए कि किस तरह भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं हैं। तो वो तो आप लोग बिना पढ़े भी लिख सकते हैं ना, मतलब आप लोगों को पढ़ना तो है लेकिन हम जनरली बता रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जाति के आधार पर हमारा समाज, वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारा समाज बटा हुआ था। अभी ये चीज़ें कम है, लेकिन अभी भी हमारे देश में जो है वो छुआछूत जैसे, जातिगत भेदभाव जैसे चीज़ें हमें अभी भी ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में और एक क्वेश्चन था, केंद्र राज्य संबंध पर प्रकाश डालिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि केंद्र और राज्य में क्या संबंध उपस्थित है, ये हमें व्याख्या करना पड़ता है और ये व्याख्या करने के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल वाला कुछ क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दबाव समूह समाज के किसी खास तबके की हितों एवं दृष्टिकोण को संगठित अभिव्यक्ति होते हैं, विवेचना करें। अब दबाव समूह, थोड़ा सा मैं व्याख्या करती हूँ। दबाव समूह क्या होता है कि कुछ लोगों का संगठन होता है, वो किसी मतलब विशेष काम के लिए बनाई जाती है कि आप सरकार से मांग करती है कि ये वाला काम जो है वो हमारा करवा दीजिए, पास करवा दीजिए, दबाव समूह से कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था, दबाव समूह समाज के किसी खास तबके की हितों एवं दृष्टिकोण को संगठित अभिव्यक्ति होते हैं। बहुत सही बात है। तो दबाव समूह जो होता है वो किसी खास तबके, मतलब मान लीजिए कि हिंदू धर्म का कोई दबाव समूह बनता है तो हिंदू धर्म के हितों की बात करता है। तो वो क्या बात करता है, कैसे बात करता है, ये आप लोगों को थोड़ा व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक है,
और एक अथवा में क्वेश्चन है, राजनीतिक दल अपना काम काज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दे। अब राजनीतिक दल अपना काम मतलब जो सत्ता में है, जो ऑलरेडी सत्ता में है, जैसे कि आज हमारे इंडिया में केंद्र में कौन सत्ता में है, बीजेपी, ठीक है। तो सुझाव दे, अच्छा ठीक है, सुझाव हमें क्या देना है कि राजनीतिक दल अपना काम बेहतर ढंग से कैसे करें। जो हम लोग कह सकते हैं, एक पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो विपरीत दल हैं, जैसे कि विपरीत दल में हम लोग ले लेते हैं अभी कांग्रेस को, ठीक है, कांग्रेस। तो मान लीजिए जो विपरीत हैं, जो विरोधी दल हैं, तो अगर वो लोग भी थोड़ा क्या शक्तिशाली हो तो वो दबाव डाल सकते हैं कि जो सत्ता पे है वो दबाव डाल सकते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, आपने वो काम नहीं किया है। तो अगर जो विरोधी दल हैं वो भी शक्तिशाली रहे तो जो सत्ता में हासिल लोग हैं वो भी बेहतर ढंग से काम करेंगे। ये एक पॉइंट बन सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में और एक क्वेश्चन है राजनीतिक, अच्छा ये वाला तो मैंने पढ़ दिया। अब क्वेश्चन नंबर 19, लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। ये आप लोगों को पता होगा, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तीसरा चैप्टर है शायद आप लोगों का 9th क्लास का, एक वोट एक अधिकार, ऐसा कुछ शीर्षक रहा होगा, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन था 9th क्लास में। क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता है। सही बात है। इस कथन के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो लोकतंत्र में हमारा जैसा कि देश आप लोगों को पता होगा लोकतंत्र देश है, तो लोकतंत्र देश में एक ही वोट का अधिकार होता है। अब एक वोट का अधिकार है, इसका मतलब है कि लोकतंत्र में कुछ भी भेदभाव की दृष्टि से कुछ भी काम नहीं होता है। अगर कितना भी शक्तिशाली इंसान क्यों ना रहे, कितना भी बड़ा उद्योगपति क्यों ना रहे, उसको भी एक ही वोट देने का अधिकार है। और कोई मजदूर रहे, दिहाड़ी मजदूर रहे, किसान रहे, छोटे से छोटे तबके लोगों को भी एक ही वोट देने का अधिकार है। तो ये मतलब प्रभुत्व है। तो ये इस कथन की थोड़ी सी हमें व्याख्या करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने अभी किया, ठीक है। अथवा में और एक क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं 5 आवश्यक शर्तों का वर्णन करें। यानी लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र व्यवस्था हमारे देश में या फिर किसी भी देश में एक आवश्यक, उसकी सफलता के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, आवश्यक कारण या फिर शर्त क्या क्या हो सकता है, वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उधर तक 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी आप लोगों का सामाजिक विज्ञान में टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे एवं साथ ही साथ सब्जेक्टिव और मैप्स के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। मैप्स भी लगभग इतिहास से 2 मार्क्स और उधर भूगोल से 3 और उधर 2, यानी टोटल 7 मार्क्स का मैप से पूछा जाता है। तो 7 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, 1 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाइए जो अपने आसपास देखो। पर्यावरण गिरावट, तो 1 मार्क्स के लिए आप लोग कितना लिखोगे, 2-3 पॉइंट लिखो और आगे बढ़ना, ठीक है। ज़्यादा मत लिखना, टाइम खर्चा हो जाएगा। 1 मार्क्स के लिए ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। पर्यावरण को क्यों नुकसान पहुँच रहा है, क्योंकि बड़े बड़े सड़क बन रहे हैं तो उसके आसपास के पेड़ कट जा रहे हैं, हम लोग अपने खनिजों का ज़्यादा दोहन करते हैं। कुछ भी खर्चा होता है तो मतलब कुछ भी थोड़ा सा दूर जाना होता है तो हम लोग गाड़ी से जाते हैं, पेट्रोल खर्चा करते हैं ना। इन सभी चीज़ों के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो 2-3 पॉइंट लिखना और आगे बढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 चेक किया है। क्वेश्चन नंबर 23 ये भी ऑब्जेक्टिव है। अनौपचारिक ऋण क्या है, अनौपचारिक ऋण क्या है, यानी इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, जो आप लोगों को बैंक्स के लिए बहुत पढ़ाया जाता है। ये बैंक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग बाद में बैंकिंग का काम सीखते हैं, बैंकिंग कोर्स करते हैं, तो ये आप लोगों को अच्छे से डीपली समझाया जाता है, ठीक है। ये लोन वगैरह क्या होता है। चलिए, तो बहुत आउट ऑफ सिलेबस मैंने बात कर ली। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं।
ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उपभोक्ता से रिलेटेड जितने भी अगर यहाँ पे और क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो मैं कहूँगी एकदम अच्छे से उसका नोट बनाइए, अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए। अब अच्छा, सामाजिक विज्ञान में मैं कहूँगी अगर किसी बच्चे को लिखने का आदत नहीं है ना, तो आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अच्छा खासा व्याख्या करना पड़ता है और लिखना पड़ता है। सारे सब्जेक्ट में से ज़्यादा, हिंदी से भी ज़्यादा, इंग्लिश से भी ज़्यादा, किसी लैंग्वेज से भी ज़्यादा ना, मैं कहूँगी सामाजिक विज्ञान में लिखना बहुत पड़ता है। तो लिखने की अगर हैबिट डालिए, आप लोग लिखा कीजिए, है ना। तो इन्हीं क्वेश्चन को लिखा कीजिए, एक तो आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों का क्वेश्चन भी कंप्लीट होता रहेगा, तैयारी होती रहेगी अच्छी खासी। क्वेश्चन नंबर 26, विकास में ऋण की क्या भूमिका है, विश्लेषण कीजिए, जो कि है 5 मार्क्स के लिए। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आप लोगों को भी पता होगा ऋण लेने से क्या क्या हमें फ़ायदा पहुंच सकता है, लेकिन 5 मार्क्स के लिए है, यानी अच्छा खासा व्याख्या, अच्छी खासी लाइनें, टॉपिक्स आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। ज़्यादा इधर उधर मत लिखिएगा, जो जितना टॉपिक आप लोगों को ठीक लगता है, हाँ ये टॉपिक हो सकता है, हाँ ये टॉपिक हो सकता है, उन्हीं को लिखिए। यहाँ से वहाँ से लिखिएगा तो आप लोगों का मार्क्स कटने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो विकास में ऋण की क्या भूमिका है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, विकास में ऋण की क्या भूमिका है। देखिए अगर किसान के पास पैसा नहीं है, वो अपना खेत जोतना चाहता है, तो अगर उसने ऋण ले लिया तो वो अच्छा खासा खेत जोत सकता है, कोई अपना व्यापार शुरू कर सकता है। तो यही सारे फायदे हैं, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पे शायद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट तो नहीं, विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है। विदेशी व्यापार, ठीक है, विदेशी व्यापार, यहाँ पे जो बाजार का एकीकरण हो रहा है, कैसे बाजार का एकीकरण हो रहा है कि मान लीजिए जो यूएसए में मिलता है, ठीक है, यूएसए में जो सामान मिलता है वो इंडिया में पहुंच रहा है, यूएसए से इंडिया में पहुंच रहा है, ठीक है, बाजार का एकीकरण हो रहा है। जो इंडिया में होता है, जैसे कि हमारे यहाँ मसाले बहुत अच्छे हैं, तो मसाले बहुत अच्छे हैं तो वो व्यापारी, मतलब विदेशी व्यापार की सहायता से वो यूएसए को पहुंच रहा है, यानी अब जो है वो पूरे देशों में व्यापार होना शुरू हो गया, पूरे विश्व में व्यापार का एकीकरण होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से अच्छी बात है, हमें भी चॉइसेस मिल जाती है कि हम ये प्रोडक्ट ले या ये प्रोडक्ट ले, ग्राहकों को इससे बहुत अधिक सुविधा होती है। तो यही कारण है कि किस प्रकार मदद हो सकता है, यहाँ दिए गए उदाहरण से भिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब जो है अथवा में और एक है कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन नियंत्रण पर स्थापित करती है। तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी अगर मान लीजिए हमारा देश है, अब वो दूसरे देश से व्यापार शुरू करते, सॉरी मतलब हमारा देश है, मान लीजिए अब कोई कंपनी हमारे देश पे निवेश करती है, हमारे देश पे सोचती है कि हमारे देश में बहुत अच्छा खासा व्यापार है या फिर किसी चीज़ की, पर्टिकुलर चीज़ की मांग बहुत है, तो इसका एक फैक्ट्री खोल दे। इसका एक फैक्ट्री खोल देने से क्या होगा, हमारे पास चॉइसेस बढ़ जाएंगे, हम अच्छे चीज़ें उपलब्ध कर सकते हैं अपने घर में, ठीक है। तो यही सब चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो सब मैंने बता दिया है आप लोगों का। इकोनॉमिक्स देख लिया हमने देख लिया नागरिक शास्त्र, भूगोल में मैप्स देख लिए, सब्जेक्टिव व ऑब्जेक्टिव भी देख लिए हैं, और हिस्ट्री के भी मैप्स, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव देख लें। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बस एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, दीदी समझ में नहीं आया, या फिर नोट्स अवेलेबल करवा दीजिए, नोट्स सहित एक वीडियो बना दीजिए, या फिर आप लोगों को सेट 1 तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया है, सेट 2 और सेट 3 अगर के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कुछ भी दिक्कत होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ ताकि मैं समझ सकूँ किस चीज़ में प्रॉब्लम है। अगर आप लोग बताओगे नहीं तो मुझे तो समझ में नहीं आएगा ना। तो और अगर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ लाइक किया करो, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को समझ आ रहा है, टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो वीडियोस को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इससे आप लोगों का क्या है, दोस्तों की भी तैयारी हो जाएगी। उसको भी कहना कि अगर कुछ हेल्पफुल वीडियो उनको मिले तो वो भी आपके साथ शेयर करें। तो इस तरीके से
करना, एक साथ बैठ के अच्छा खासा आप लोगों का तैयारी हो जाएगा। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, और एग्ज़ाम तो कुछ दिनों बाद है ही। तो चलो आज के लिए बस इतना ही।